तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स की। हम देखेंगे कि रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल्स होते क्या हैं। अगर देखा जाए तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल जो हैं वो जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और एक होता है आपका हायरार्किकल मॉडल। तो इन तीनों मॉडल्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल होता क्या है, तो अगर रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल की बात करें तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल में सिंपल आप क्या करते हो, जो भी डेटा होता है उनको इन जनरल आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। किस में रिप्रेजेंट करते हो? टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में जो डेटा को डिस्क्राइब करने का तरीका है वो इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स है। ठीक है, या आप कह सकते हो जो ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग है उसको किसके टर्म में आप वैल्यूज या रिकॉर्ड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो या टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। चलो तो बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग डेटा एट द लॉजिकल एंड व्यू लेवल। तो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल को कहां यूज किया जाता है? डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए लॉजिकल और व्यू लेवल पे। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि लॉजिकल और व्यू लेवल क्या होता है। तो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल यूज कहां में आएगा? लॉजिकल और व्यू लेवल में डेटा को डिस्क्राइब करने के टर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन जैसे हमने ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स की बात की थी, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल क्या होता था? जो ऑब्जेक्ट के अराउंड इवॉल्व करता था या जिसमें मेनली जो कंसेप्ट था ऑब्जेक्ट और क्लास का था और साथ में हम बात करते थे मेथड्स की। ठीक है, यहां जो बात होती है रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल की, उसमें जो आपका मीन होता है रिकॉर्ड। तो दे रिवॉल्व अराउंड records of the database and specify the overall structure of the database with the help of values। तो जो यहाँ ओवरऑल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है या जो ओवरऑल स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई किया जाता है वैल्यूज के टर्म में किया जाता है। जो 3 मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल हैं रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल के अंदर जो आते हैं वो है आपके रिलेशनल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल और तीसरा है हायरार्किकल मॉडल। एक एक मॉडल को हम आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल की। तो अगर रिलेशनल मॉडल की बात की जाए तो नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें आप बात कर रहे हो रिलेशन की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था रिलेशन हो या टेबल हो बात एक ही है। ठीक है, या इसका स्कीमा रिप्रेजेंट करना हो बात एक ही है। तो देखें, तो रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स द डेटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इट इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यूज। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे, अगर एक स्टूडेंट टेबल की हम बात करें तो जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल हम लेते हैं, तो ये आपका स्टूडेंट टेबल हो गया। इसके अंदर आपके पास क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे मान लो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम, फिर अपन बात करें तो स्टूडेंट का एड्रेस। तो इन जनरल अगर अपन रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, आप किसकी बात कर रहे हो? एक टेबल की बात कर रहे हो या मल्टीपल टेबल्स की बात कर रहे हो या मल्टीपल रिलेशंस की बात कर रहे हो। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ टेबल ऑफ वैल्यूज। ठीक है, एवरी रो इन द टेबल रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज। अब जो यहाँ रोज होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जो भी रिलेटेड डेटा है उनकी कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप रियल वर्ल्ड एंटिटी या रिलेशनशिप को डिनोट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सीधी सी बात होती है, टेबल का नाम होगा, जैसे स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, कॉलम्स के नेम होंगे। तो द टेबल नेम एंड कॉलम नेम्स आर हेल्पफुल टू इंटरप्रिटेट द मीनिंग ऑफ वैल्यूज इन ईच रो। बट ऑब्वियसली जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट आईडी की बात करूं तो स्टूडेंट आईडी के अंडर में जो भी वैल्यूज आएंगे वो किसको डिनोट कर रहे हैं? स्टूडेंट आईडी को। वैसे ही अगर मुझे स्टूडेंट का नेम देखना है तो मुझे कौन सा कॉलम देखना पड़ेगा? स्टूडेंट का नेम वाला कॉलम देखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे स्टूडेंट का एड्रेस अगर देखना है बच्चे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट एड्रेस की कॉलम पे जाना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस है, इस फर्स्ट लाइन का मीनिंग ये है कि द टेबल नेम and column names are helpful to interpret the meaning of values in each row। ठीक है, हर रो की जो कहना चाहिए मीनिंग है वो किससे इंटरप्रिटेट हो रही है? टेबल के नेम से और कॉलम के नेम से। या आप इन जनरल बोलो तो कॉलम का नेम क्या बताता है कि उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की होंगी, कौन सी वैल्यू होंगी। ठीक है, तो द डेटा आर रिप्रेजेंटेड एज अ सेट ऑफ रिलेशंस। In the relational model, data are stored as a table,
रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटा को हम टेबल्स के टर्म में रखते हैं। However, the physical storage of the data is independent of the way the data are logically organized. लेकिन इसका जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो रॉ फॉर्म में हो सकता है, उसके लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है। या आप ऐसा बोल सकते हो बच्चे कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको आपको फिजिकल से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, या अगर दोनों सिमिलर नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखो सिंपल अगर अपन बात करें रिलेशनल मॉडल में, तो आपके पास एक कस्टमर टेबल है, ठीक है, तो अपन इसका नाम रख देते हैं कस्टमर, ठीक है। तो टेबल का नाम हो गया कस्टमर, या रिलेशन का नाम क्या हो गया, कस्टमर। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स हैं बच्चे, वो क्या हो गया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और स्टेटस। तो देखो कॉलम और एट्रीब्यूट्स। अब देखो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं, समझना मेरी बात को, जितने भी नंबर ऑफ रोज होते हैं या टपल्स होते हैं, रो को ही आप टपल बोलते हो, तो कितने टपल्स हैं, 3 टपल्स हैं या 3 रोज हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटीज। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटीज। तो टोटल नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनैलिटीज। तो इस कस्टमर टेबल की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3 है, बिकॉज रोज कितने हैं, 3 है, ध्यान रखना। अब अगर आपसे पूछा जाए डिग्री क्या है, टेबल की डिग्री क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम को हम डिग्री बोलते हैं। तो कितने कॉलम्स है, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ध्यान रखो दो टर्मिनोलॉजी हैं बड़े ही सिंपल से। एक होता है कार्डिनैलिटीज, कार्डिनैलिटीज का मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स। कार्डिनैलिटीज का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज और टपल्स। तो कितने रोज हैं बेटा, 1, 2 और 3, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 3 हो गए, इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी 3 हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द टेबल, इस टेबल की डिग्री क्या है, तो डिग्री निकालने का तरीका क्या होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ये जो आप नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हो, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं आपके पास, 3 हैं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो बट ऑब्वियस है इसमें कीज होते हैं, जैसे कस्टमर आईडी प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है। फिर अगर डोमेन की बात करें, तो डोमेन आपको पता ही है बेटा, डोमेन क्या होता है। जैसे कस्टमर नेम की बात करें हम, कस्टमर नेम अगर हम बात कर रहे हैं, तो कस्टमर नेम क्या हो गया, कस्टमर नेम का डोमेन क्या हो गया, ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं जो कस्टमर नेम से रिलेटेड है, वो आपकी क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी कस्टमर नेम की, ठीक है। या डोमेन को हम इंटरचेंजेबली कॉलम से भी कभी कभी इंटरचेंजेबली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कॉलम को भी डोमेन बोलते हैं, तो भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप डोमेन का मतलब सिंपल समझो कि डोमेन का मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब डोमेन ऑफ कस्टमर नेम, तो डोमेन ऑफ कस्टमर नेम मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई। डोमेन ऑफ स्टेटस, तो ये सारी की सारी डोमेन हो गई स्टेटस की, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और ये आपके रोज हो गए या टपल्स हो गए, इन्हीं को हम डेटा वैल्यूज भी बोलते हैं। ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम्स के नेम है, ठीक है। अब ये कस्टमर अगर टेबल है तो कस्टमर टेबल को हम कस्टमर टेबल बोलेंगे या कस्टमर रिलेशन भी बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही हम समझ गए कार्डिनैलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो कुछ जनरल टर्म्स हैं, जैसे एट्रीब्यूट की बात करें बेटा, तो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम का नेम, सिंपल, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो सिंपल सी बात है, ईच कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द रिलेशन, ठीक है। रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होंगी, यूनिक प्रॉपर्टीज, उन्हीं को हम बोलेंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहां देखो हर एट्रीब्यूट का कोई अपना सिग्निफिकेंस है। कैसे सिग्निफिकेंस है, जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर नेम से डिफरेंट है, तो बट ऑब्वियस है एक एट्रीब्यूट में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो दूसरे एट्रीब्यूट में नहीं होंगी, ठीक है। फिर टेबल, टेबल मतलब सिंपल सी बात है टेबल का नाम या रिलेशन। तो इन द रिलेशनल मॉडल द रिलेशंस आर सेव्ड इन द टेबल फॉर्मेट, इट इज स्टोर्ड अलोंग विथ इट्स एंटिटीज। अ टेबल हैज 2 प्रॉपर्टीज, रोज एंड कॉलम्स। तो देखो ये आपके सिंपल सी बात है, ये रो हो गए और ये आपके क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, ठीक है। रोज रिप्रेजेंट रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट। रो क्या बताते हैं, रिकॉर्ड्स को, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहां देखो रो रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स एंड कॉलम रिप्रेजेंट्स एट्रीब्यूट, और कॉलम को ही हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। टपल का मतलब क्या होता है बेटा, रो। इट इज नथिंग बट अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल विच कंटेन्ड अ सिंगल रिकॉर्ड,
ठीक है, उसी को हम टपल बोलते हैं। तो देखो बेटा, अगर इस टेबल की बात करें तो आपका एक ए टपल हो गया, दूसरा ए वाला टपल हो गया, दूसरा रो, और फिर तीसरा ए वाला टपल हो गया। ठीक है, और नंबर ऑफ टपल्स को ही या नंबर ऑफ रोज को ही हम कार्डिनैलिटीज बोलते हैं। अगली बात होती है रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द रिलेशन विथ इट्स एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे अगर मैं इसको स्कीमा के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, इस टेबल को स्कीमा के टर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम ऑफ द रिलेशन, नेम ऑफ द रिलेशन या नेम ऑफ द टेबल। तो देखो कस्टमर टेबल है, तो मैंने कस्टमर लिखा, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं, एट्रीब्यूट्स या कॉलम के नेम। तो मैं लिखूंगा कस्टमर आईडी पूरा का पूरा, मैं यहां शॉर्टकट लिख रहा हूं, तो CID जैसा होगा वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो कस्टमर आईडी है तो कस्टमर आईडी होगा, मैंने यहां शॉर्टकट में लिख दिया। अब प्राइमरी की है तो अंडरलाइन कर दो, फिर कस्टमर नेम तो C नेम कॉमा स्टेटस। ठीक है, और ये ध्यान रखना, मैंने यहां शॉर्टकट में लिखा है, आपको नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा कस्टमर नेम लिखना है। तो ऐसे हम टेबल को स्कीमा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्कीमा का मतलब सिंपल सी बात हुई बेटा कि which represent the name of the relation or the name of the table with its attribute। तो देखो यहां इसका सिंटेक्स क्या होता है, नेम ऑफ द टेबल, नेम ऑफ टेबल और ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट 1 कॉमा एट्रीब्यूट 2, ऐसे करके आप n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दे सकते हो। ठीक है, डिग्री भी आपको क्लियर है, डिग्री मैंने आपको बता ही दी। टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है, और जितने रो होते हैं उसकी कार्डिनैलिटी कहलाती है। कॉलम का मतलब एट्रीब्यूट। ठीक है, तो द कॉलम रिप्रेजेंट द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। अगला है रिलेशनल रिलेशन इंस्टेंस। रिलेशन इंस्टेंस इज अ फाइनाइट सेट ऑफ टपल इन द RDBS सिस्टम। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जो रोज है वो उसके इंस्टेंस हैं जो कि कभी डुप्लीकेट नहीं होंगे। मतलब जैसे मैंने 1 गूगल एक्टिव लिख दिया, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन फिर से यूज नहीं हो सकता। मतलब 1 गूगल और एक्टिव फिर से दोबारा नहीं आएगा। हाँ, 1 गूगल और इनएक्टिव आ सकता है क्योंकि एक इंस्टेंस चेंज हो गया, लेकिन ये तीनों कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम नहीं हो सकते हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब सीधी सी बात है कि जो रिलेशन इंस्टेंस है, नेवर हैव डुप्लीकेट टपल्स, कोई भी टपल डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एज इट इज पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। ठीक है, वैल्यूज कोई ना कोई वैल्यू आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, फिर होता है रिलेशन की। तो एवरी रो हैज 1, 2 और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स विच इज कॉल्ड रिलेशन की। जैसे कि देखो हर रो में देखोगे तो हर रो में आपके पास एक या एक से ज्यादा कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो ये, अगर इस रिकॉर्ड की बात करें, इस पूरे रो की बात करें, तो इसके अंदर एक कॉलम की वैल्यू, फिर दूसरे कॉलम की वैल्यू, तीसरे कॉलम की वैल्यूज। अब ये देखो ये प्राइमरी की है, ठीक है, ये प्राइमरी की भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन की का मतलब हर रो के पास एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस रो के पास 3 एट्रीब्यूट है, 4 एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, 5 एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेशन की। ठीक है, फिर अगली बात करें एट्रीब्यूट डोमेन। एवरी एट्रीब्यूट मतलब हर कॉलम के पास some predefined values and scope which is known as attribute domain। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर कस्टमर आईडी की बात करें तो कस्टमर आईडी एट्रीब्यूट का डोमेन क्या हो गया, 1, 2 और 3। कस्टमर नेम का डोमेन एट्रीब्यूट डोमेन क्या हो गया, गूगल, अमेजन, एप्पल। ठीक है, अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर एडवांटेजेस की बात करें रिलेशन स्कीमा की, तो एडवांटेजेस में देखो तो सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन इसका बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो पहला एडवांटेजेस क्या हो गया, सिंपल है। डेटाबेस का डिजाइन मेंटेनेंस भी इजी है। अगर नेक्स्ट बात करें तो एक है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो अब डेटाबेस के स्ट्रक्चर में अगर आप कोई चेंज करते हो, या मान लो आपका जो रिलेशनल मॉडल है, ठीक है, उसके थ्रू आप डेटा एक्सेस करने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये डेटाबेस डिजाइनर, प्रोग्रामर और एंड यूजर्स जो होते हैं, उनको इस बात को जानने की जरूरत नहीं है कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड है। डेटा स्टोरेज के बारे में फिर से समझना, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो उसके बारे में डेटाबेस डिजाइनर, प्रोग्रामर और एंड यूजर को जानने की जरूरत नहीं है। डेटा स्टोर करने
मतलब जो डेटा स्टोरेज की डिटेल्स हैं उनको जानने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके डिजाइनर्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं या एंड यूजर्स हैं। तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, हर स्ट्रक्चर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है और हर स्ट्रक्चर को हर बंदे को जानने की जरूरत नहीं है, उनको बस सिंपल अपना स्पेसिफिक वर्क करना है। ठीक है, तो इसका मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर में अगर चेंज होता है तो भी डेटा एक्सेसिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डेटा एक्सेसिंग के मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। डेटा के स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंज होता है या डेटा बेस के स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज होता है तो ये अफेक्ट डेटा एक्सेस में नहीं करता है। ठीक है, मींस चेंजेस इन द डेटाबेस स्ट्रक्चर डू नॉट अफेक्ट द डेटा एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। फिर साथ में स्ट्रॉन्गर क्वेरी कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, मतलब कहना चाहिए सिक्वल के थ्रू या एसक्यूएल के थ्रू, कि हम क्वेरीज फायर करके डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके पास जो रिलेशनल टेबल्स होते हैं, इसके बाद क्वेरी कैपेबिलिटी बड़ी ही स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, लेकिन अगर दिक्कत की बात की जाए, डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, तो हार्डवेयर ओवरहेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें इंप्लीमेंटेशन जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, फिजिकल डेटा स्टोरेज जो होता है, ये सारे डिटेल, जैसे कि मैं अगर बात करूं इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, डेटा स्टोरेज, ये सब सारी चीजें यूजर से हाइड की जाती है, लेकिन इंटरनली इसका ओवरहेड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि यूजर को ईज दिया जाता है कि उसको एक्सेसिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इंटरनली पावर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसके थ्रू क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं वो बड़ी ही हाई लेवल पे होती हैं, तो हार्डवेयर ओवरहेड ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मोर प्रोसेसिंग पावर की जरूरत है। ठीक है, मोर प्रोसेसिंग पावर, मोर डेटा स्टोरेज, तो बट ऑब्वियसली हार्डवेयर ओवरहेड ज्यादा होता है, जो कि यूजर एंड को नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब दूसरी बात करें, ईज ऑफ डिजाइन कैन लीड टू बैड डिजाइन। ठीक है, अब बट ऑब्वियस है, इसमें देखा जाए तो डिजाइन तो इजी है और सिस्टम को यूज करना भी इजी है। क्यों? क्योंकि यूजर को पता ही नहीं होता कि फिजिकल डेटा स्टोरेज का कॉम्प्लेक्स डिटेल क्या है, उसको ये भी नहीं पता होता है कि डेटा एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ईज ऑफ डिजाइन तो है यूजर के लिए, लेकिन इंटरनल जो कहना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन है, वो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बड़ा ही हाई एंड डेवलप्ड किया हुआ है, इंटरनली सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। तो ईज ऑफ डिजाइन कैन लीड टू बैड डिजाइन का मतलब ये है कि आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली डेटा कैसे स्टोर्ड है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, लेकिन जब आप कहना चाहिए इसके डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन से पार्ट की बात करते हो, तो जो सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ईज ऑफ डिजाइन कैन लीड टू बेड डिजाइन, बिकॉज दिस ईज डिजाइन एंड यूज कैन लीड टू द डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरी पुअरली डिजाइंड सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि जो ईज ऑफ डिजाइन है कैन लीड टू बेड डिजाइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर कॉमनली यूज आरडीबीएमएस की बात करें तो इसमें बहुत सारे हैं आपके पास एग्जांपल बच्चे, जैसे एएसक्यूएल, सीएसक्यूएल, फायरबर्ड आईबीएम का DB2, माइक्रोसॉफ्ट एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल जिसको हम पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, इन्फॉर्मिक्स, इनग्रेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं वो तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, जो भी एमएस लिखा हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये सब सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। जो इन्फॉर्मिक्स है, अगर इन्फॉर्मिक्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट है आईबीएम का, ध्यान रखना ये आईबीएम का प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनग्रेस की, ये आपका एक इनग्रेस है। ठीक है, ये आपका कहना चाहिए ये प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का, बर्कले। ठीक है, और एमएस फॉर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये तो आपको क्लियर हो ही गया। आईबीएम DB2 ये आईबीएम का प्रोडक्ट है, DB2 आईबीएम का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की। ये तो हमने देखा रिलेशनल मॉडल की बात की हमने। अब अगर नेटवर्क मॉडल की बात करें बच्चे, तो जो नेटवर्क मॉडल है वो सबसे पहले 1971 में कहना चाहिए एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है,
एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू, डेटा सिस्टम लैंग्वेज के कॉन्फ्रेंस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन इसको एस्टैब्लिश जो किया गया था 1959 में किया गया था। ठीक है, चार्ल्स बैचमैन के थ्रू इसको एस्टैब्लिश किया था गया था 1959 में। होता क्या है, अगर देखा जाए नेटवर्क मॉडल में आप जो कहना चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। कैसे? अ नेटवर्क मॉडल इज अ डेटाबेस मॉडल दैट इज डिजाइन एज अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच देता है ऑब्जेक्ट और उसके रिलेशनशिप को बताने के लिए। ठीक है, अ यूनिक फीचर ऑफ द नेटवर्क मॉडल इज इट्स स्कीमा। इसका यूनिक फीचर क्या है? इसका स्कीमा है विच इज व्यूड एज अ ग्राफ, जिसको हम कैसे व्यू कर सकते हैं? ग्राफ के फॉर्म में। तो ध्यान रखना, नेटवर्क मॉडल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्राफ। जहां जो रिलेशनशिप टाइप्स होते हैं वो आर्क्स के टर्म में बताए जाते हैं और ऑब्जेक्ट टाइप जो होते हैं वो नोड्स के टर्म में बताए जाते हैं। दूसरे डेटा मॉडल के कंपैरिजन में हम बात करें तो नेटवर्क मॉडल स्कीमा जो होते हैं इज नॉट कंफाइंड बाय इट्स हायरार्की। ठीक है, द हायरार्किकल ट्री इज रिप्लेस्ड बाय अ ग्राफ। यहां उसको हायरार्की में ना बताते हुए ग्राफ के टर्म में बताते हैं। ठीक है, जो कि मोर कहना चाहिए को रिलेटेड होता है नोड्स के टर्म में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि चार्ल्स बैचमैन जो थे 1959 में इसको पहली बार एग्जिस्टेंस में लाया गया था। ठीक है, फिर 1969 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन डेटा सिस्टम लैंग्वेजेस। ठीक है, जहां इसका स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया। फाइनली 1971 में, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया गया और इसको यूज करना चालू किया गया। ठीक है, और अगर देखा जाए तो फिर रिलेशनल मॉडल के बाद नेटवर्क मॉडल भी था ऐसा जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था पहले इन कंपैरिजन टू रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल के कंपैरिजन में तो कम ही यूज किया जाता था, लेकिन स्टार्टिंग में नेटवर्क मॉडल का भी यूज ज्यादा होता था। अब अगर इसका मेन एडवांटेज देखो नेटवर्क मॉडल का, तो इसका जो इट इज मॉडल इज द एबिलिटी टू एड्रेस द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हायरार्किकल मॉडल ऑफ विच इज सपोज टू बी अ डायरेक्ट इवोल्यूशन। इन द नेटवर्क मॉडल ईच चाइल्ड, जिसको हम मेंबर बोलते हैं, कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। हायरार्किकल मॉडल अभी हम पढ़ेंगे उसमें एक से ज्यादा पेरेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेटवर्क मॉडल में एक से ज्यादा पेरेंट पॉसिबल है। ठीक है, एक से ज्यादा ओनर पॉसिबल है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो इसमें आप देखोगे तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल है, जबकि हायरार्किकल मॉडल में वन टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल है। ये अभी हम आगे देखेंगे। अभी आप इतना समझो कि नेटवर्क मॉडल में आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को अचीव कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि देखो आपके पास एक पेरेंट नोड हो गया ए, इसको आपने दो पार्ट में तोड़ा। ठीक है, B1 और B2, तो B1 और B2 चाइल्ड नोड हो गए ए के। अब B1 को देखो तो आपने C1 और C2 में तोड़ा, मतलब C1 और C2 चाइल्ड है B1 के। अब B2 देखो, B1 और B2 दोनों ही C2 के पेरेंट्स हैं। देखो यहां B1 भी C2 का पेरेंट है और B2 भी C2 का पेरेंट है, तो यहां मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल है। हायरार्किकल मॉडल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। एक ही पेरेंट हो सकता है एक चाइल्ड से। ठीक है, एक चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट पॉसिबल है। यहां एक चाइल्ड के मेनी पेरेंट्स पॉसिबल हैं नेटवर्क मॉडल में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इन द रिलेशनल मॉडल द डेटा एंड द रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। नेटवर्क मॉडल डिफर कैसे होता है रिलेशनल मॉडल से? इन विच डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय लिंक्स। यहां रिकॉर्ड्स और लिंक्स होते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए रिकॉर्ड्स और लिंक के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें इसको दो तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एक होता है नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस का मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो एक या एक से ज्यादा दूसरे लिंक से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अब ये जो रिकॉर्ड है इज मेनी रेस्पेक्ट सिमिलर टू एन एंटिटी। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जो बोल रहे हो वो ईआर मॉडल में एंटिटी के जैसा ही है। मतलब इसको भी आप रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट एंटिटी है, तो स्टूडेंट यहां पर रिकॉर्ड बोल सकते हो। तो नेटवर्क में जो एंटिटी है उसी को आप रिकॉर्ड बोल रहे हो नेटवर्क मॉडल में। ठीक है, और हर रिकॉर्ड जो होगा वो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा। वहां भी होता था एंटिटी इज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन द ईआर मॉडल। ठीक है, ईच ऑफ विच कंटेन ओनली वन डेटा वैल्यू, जिसके पास एक वैल्यू होगी। ठीक है, हर एट्रीब्यूट के पास एक डेटा वैल्यू होगी। ठीक है, अब जब नेटवर्क मॉडल को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं?
डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू। अब डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है बॉक्सेस, जो रिकॉर्ड टाइप को बताएगा। बॉक्सेस मतलब वो सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की बात कर रहा हूं मैं, जो रिकॉर्ड टाइप को बताएगा, जैसे कि स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कस्टमर। फिर लाइंस विच करेस्पॉन्ड टू लिंक्स। लाइन क्या करेंगे? लिंक बताएंगे कि एक किससे रिलेटेड है, किससे करस्पॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम का मेन पर्पस ईआर डायग्राम के जैसा ही होता है। जैसे ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम नेटवर्क मॉडल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या बताता है? ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ सच डायग्राम आर स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है नेटवर्क मॉडल में। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ईआर डायग्राम है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ये देखो, ये क्या है? ईआर डायग्राम है। ईआर डायग्राम है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। तो टीचर टीचर्स स्टूडेंट, और टीचर का एट्रीब्यूट क्या हो गया? टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस। यहां टीचिंग डेट दे दिया मैंने। टीचर्स जो रिलेशन है उसका मैंने एक एट्रीब्यूट, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट बनाया, दैट इज टीचिंग डेट, मतलब टीचर कब टीच कर रहा है। स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर इसका मैं डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं तो देखो, टीचर, अब इसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स जो रखा हो, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस। स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। इनके बीच में देखो लिंक कर दिया मैंने, ये लिंक कर दिया। तो देखो बॉक्सेस हो गए, ये बॉक्सेस हो गए, मैंने आपको बताया। बॉक्सेस विच करेस्पॉन्ड टू रिकॉर्ड टाइप्स, ये रिकॉर्ड के टाइप को बता रहा है, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर एड्रेस। ठीक है, और देखो हर रिकॉर्ड टाइप में एक वैल्यू रख दी मैंने, हर रिकॉर्ड टाइप में एक वैल्यू, और इसको लिंक कर दिया स्टूडेंट से। ठीक है, जो लिंक कर रहे हैं वो टीचिंग डेट से लिंक हो रहा है, जिसमें टीचर का डेट है जो जिस दिन वो जिस दिन वो पढ़ा रहा है, टीच कर रहा है, और स्टूडेंट का डेट है जिस दिन वो लर्न कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसको मैं नेटवर्क मॉडल में रिप्रेजेंट करूं अच्छे तरीके से, या कहना चाहिए डेटाबेस के टर्म में, नेटवर्क मॉडल में, ये भी आपका नेटवर्क मॉडल का ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसको वैल्यूज के टर्म में करूं तो देखो कैसे कर सकता हूं। जैसे मान लो टीचर आईडी की वैल्यू हो गई 101, टीचर का नाम हो गया राज। ठीक है, और टीचर का एड्रेस हो गया भोपाल। ठीक है, टीचिंग डेट हो गया 10 मार्च 89। ठीक है, अब इसमें देखो किसको किसको टीच कर रहा है? 11A को, अंकित भोपाल। 11A मतलब रोल नंबर हो गया 11A, स्टूडेंट का नाम हो गया अंकित, और स्टूडेंट का एड्रेस हो गया भोपाल। तो राज नाम का जो टीचर है वो अंकित को टीच कर रहा है। डेट क्या है? 10 मार्च 1989। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दूसरा टीचर को डिनोट करूं तो 102 रवि इंदौर, इसका डिस्क्रिप्टिव है, इसी का डिस्क्रिप्टिव है वैल्यूज के टर्म में। तो 102 रवि इंदौर, ये देखो 20 मई 1995, और 20 आपका कहना चाहिए ये आपका, हाँ सॉरी, हाँ 102 रवि इंदौर, और इंदौर जो हो गया वो 20 मई 1995, और ये आपका आ गया 20 अगस्त 1999। ठीक है, तो अब अगर 20 अगस्त 1999 आ गया तो देखो ये दो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, अंकित को भी और ये जो दूसरा अंकित है उसको भी। अब यहां देखो इन दोनों का रोल नंबर अलग है, नाम नाम सेम है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहां देखो इस अंकित के दो पेरेंट पॉसिबल हैं, दो टीचर पॉसिबल हैं, राज और रवि। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड के दो कहना चाहिए पेरेंट पॉसिबल है। फिर अगला है 103 सुरेश, जिसका एड्रेस है ग्वालियर, डेट है 10 जून 1989, और स्टूडेंट कौन सा है? 11C राजेश ग्वालियर। तो इसमें हम नोड वाइज रिप्रेजेंट करते हैं, नेटवर्क मॉडल में हम नोड वाइज रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल है। ठीक है, सिंपल कैसे है? क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड्स और लिंक के टर्म में आपको बस सिंपल रिप्रेजेंट कर देना है। मतलब आप क्या कर रहे हो? सिंपल आप रिकॉर्ड्स बता रहे हो, किससे लिंक है उसको बता रहे हो। मतलब आप क्या ले रहे हो? बॉक्सेस ले रहे हो, और बॉक्सेस को लिंक कर दे रहे हो जिससे भी आपको लिंक करना है, तो सिंपल है। अब एबिलिटी टू मैनेज वन टू वन भी रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा है। देखो ये आपका 1 to 1 है। ठीक है, अब देखो 1 to 1 और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को भी मैनेज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब एक कहना चाहिए
एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं और मल्टीपल पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड पॉसिबल है, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी पॉसिबल है, ठीक है। डेटा एक्सेसिंग भी इजी है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हायरार्किकल मॉडल डेटा एक्सेसिंग भी इजी है। डेटा इंटीग्रिटी, अब अगर हम डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो नेटवर्क मॉडल में देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड सेगमेंट बिकॉज इट डिपेंड ऑन द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो इंटीग्रिटी भी मेंटेन इजीली होगी। क्यों? क्योंकि हर चाइल्ड का कोई ना कोई पेरेंट है, हर चाइल्ड का देखो कोई ना कोई पेरेंट है, देखो इसके दो दो पेरेंट्स हैं, तो बट ऑब्वियसली इंटीग्रिटी मेंटेन करना आसान है क्योंकि मुझे पता है कि अपर लेवल हायरार्की क्या है, अपर लेवल हायरार्की के बारे में मुझे पता है, ठीक है। डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस भी इनकॉर्पोरेट करना इसमें आसान है। अब व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, वो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, लेकिन आप समझ लो कि नेटवर्क मॉडल में डेटा इंडिपेंडेंस बेटर होता है इन कंपैरिजन टू हायरार्किकल मॉडल, और डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब कभी कभी इसकी सिस्टम जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कभी कभी सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है? इसका रीजन ये है कि हर रिकॉर्ड का, अगर हर रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहते हो तो मेंटेन कैसे करोगे? पॉइंटर्स या लिंक के थ्रू आप कर रहे हो। देखो यहां पॉइंटर्स या लिंक के थ्रू आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो अगर अगर मल्टीपल आपके चाइल्ड हो, मल्टीपल पेरेंट्स हो, तो बट ऑब्वियस है पॉइंटर्स आपके बढ़ते जाएंगे, लिंक्स आपके बढ़ते जाएंगे, तो सिस्टम स्ट्रक्चर कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर पॉइंटर्स बढ़ गए, और पॉइंटर एसेंशियल भी है, तो अगर ग्रेट नंबर ऑफ पॉइंटर्स हो या लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटर्स आपके यूज हो रहे हो, तो इंसर्ट करना वैल्यू, अपडेट करना और डिलीट करना मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। पॉइंटर्स अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंटर्स अगर बढ़ गए, नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ गए, तो आपके पास फंक्शनल फ्लॉज आ सकते हैं। कभी कभी स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस में दिक्कत होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना चाहते हो, मान लो स्ट्रक्चर में कोई चेंज की जरूरत पड़ी, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है आपको कंप्लीट डेटाबेस के डिजाइन को ही चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो तो यहां क्या है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, बहुत सारे लिंक्स हैं, तो बट ऑब्वियस है इसमें स्ट्रक्चर को चेंज करना इतना आसान नहीं है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि आपको फिर से पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स और नोट्स को चेंज करना पड़ेगा, इनकंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में तो अगर मुझे मान लो एक पेरेंट, एक चाइल्ड जो है उसका पेरेंट चेंज करना है, या कहना चाहिए चाइल्ड का ओनर चेंज करना है, ठीक है, तो सारे जो कहना चाहिए नेटवर्क जो है वो कैनॉट सेटिस्फाई ऑल रिलेशन बाय असाइनिंग अनदर ओनर, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली तो मुझे सारे ओनर्स को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से ओनर्स कौन कौन से चाइल्ड को बिलोंग करते हैं, और फिर जाके चेंज करना पड़ेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेस है। हायरार्किकल मॉडल के कंपैरिजन में तो बेटर है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर मॉडल्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम है, इनकंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए हम बोलते हैं। फिर बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल की। अब हायरार्किकल मॉडल में, अगर नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल में आप डिफरेंस की बात करो, जनरली पूछा जाता है, तो डिफरेंस आप बोल सकते हो जो नेटवर्क मॉडल है उसको आप ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो, और हायरार्किकल मॉडल को आप ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ठीक है। विद ईच रिकॉर्ड इज हैविंग वन पेरेंट। अब यहां ध्यान रखना, एक रिकॉर्ड का एक ही पेरेंट होगा, मतलब यहां सिंगल आप बात कर सकते हो, एक अगर पेरेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, यहां एक चाइल्ड का मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल चाइल्ड पॉसिबल है, मल्टीपल चाइल्ड तो पॉसिबल है, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मेन ड्रॉबैक क्या है कि ये वन टू मेनी रिलेशनशिप बता सकता है, लेकिन मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं बता सकता, जबकि नेटवर्क मॉडल मैनी टू मेनी रिलेशनशिप बता सकता है। वहां एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट पॉसिबल है, यहां वन टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड तो हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं। इसको रेयरली यूज किया जाता है, जब क्या कहते हैं शुरू में एग्जिस्टिंग कहना चाहिए एग्जिस्टेंस में आया था, तब तो इसका यूज होता था 1960s में, या आप कह सकते हो 1970s में यूज तो होता था, लेकिन बाद में अब अगर बात करें तो इसका यूज बहुत ही रेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियसली वन टू मेनी रिलेशनशिप इसका मेन ड्रॉबैक है। तो अगर नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल में आप डिफरेंस देखो, तो नेटवर्क मॉडल ग्राफ के टर्म में रिप्रेजेंट होता है, ये ट्री के टर्म में। नेटवर्क मॉडल वन टू मेनी
रिलेशनशिप और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है, जबकि हायरार्किकल मॉडल केवल वन टू मेनी रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि देखो, जैसे मान लो वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ कोर्सेस हैं, एंड अ कोर्स कैन बी असाइन टू अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है, अब कोर्स को हम एक सिंगल स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं। हाउएवर स्टूडेंट टेक एनी नंबर ऑफ कोर्सेस, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज ले सकता है, लेकिन एक कोर्स एक ही स्टूडेंट के पास जाएगा, मतलब उसके मोर देन कहना चाहिए मोर देन वन पेरेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखो ये रूट नोड हो गया, अब यहां मैंने स्टूडेंट आईडी 1 2 3, स्टूडेंट नेम स्टीव, और मैंने स्टूडेंट का एज दे दिया 29। अब यहां कोर्स आईडी और कोर्स का नेम। ठीक है, तो देखो एक पेरेंट हो गया, इसके देखो 3 चाइल्ड हैं, इसके 3 चाइल्ड हैं। ठीक है, लेकिन इस चाइल्ड का केवल एक ही पेरेंट है, देखो। ठीक है, तो 367 चैतन्य और 27, 367 स्टूडेंट आईडी, चैतन्य स्टूडेंट का नाम, और 27 इज द एज ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो ये मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है, देखो ये मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है। जैसे कि देखो C21 कोर्स आईडी है, कोर्स नेम जावा, तो चैतन्य ने जावा लिया और पर्ल भी लिया, चैतन्य ने जावा लिया और पर्ल भी लिया। अब अगर चैतन्य ने जावा और पर्ल ले लिया तो बट ऑब्वियस है चैतन्य के अलावा इसको कोई नहीं ले पाए, कोई नहीं ले पाए, ये हायरार्किकल मॉडल है। लेकिन अगर नेटवर्क मॉडल होता तो कोई और भी ले लेता, क्योंकि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप पॉसिबल था। तो जैसे कि देखो यहां स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, इसको टेबल के टर्म में मैं बता रहा हूं, इस रिलेशन को टेबल के टर्म में। तो 1 2 3 स्टीव 29, 367 चैतन्य 27, 234 अजीत 28। अब अगर कोर्स आईडी की बात करूं तो C01, C21, C22, C33। अब जैसे कोबोल है उसको 123 ने लिया, जावा है उसको 367 ने लिया, पर्ल है 367 ने फिर से ले लिया, पर्ल भी। जे क्वेरी है उसको 224 ने लिया। अब देखो अगर जे क्वेरी को 234 ने ले लिया तो कोई दूसरा आईडी इसको नहीं ले सकता, ध्यान रखना, कोई दूसरा स्टूडेंट इसको नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये वन टू मेनी ही रिलेशनशिप बता सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेस ले सकता है, लेकिन एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट को असाइन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना, यहां ये दिक्कत है, हायरार्किकल मॉडल में ये दिक्कत है। ठीक है, तो hierarchical database consists of a collection of record that are connected to each other through links, links के थ्रू ही होते हैं। और रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड की बात कर दें तो डेटा रिकॉर्ड के टर्म में है, जो कि आप बॉक्स के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो अ रिकॉर्ड इज सिमिलर टू अ रिकॉर्ड इन द नेटवर्क मॉडल। ईच रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, each of which contain only one data value, बट ऑब्वियस है ये भी नेटवर्क मॉडल जैसा ही है। लिंक भी होगा जो दो रिकॉर्ड को प्रिसाइजली एसोसिएट करने के काम में आएगा। ठीक है, वो भी सिमिलर है किसके, नेटवर्क मॉडल के। लेकिन यह जो रिप्रेजेंटेशन है अगर आप देखो तो ये ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ये आपका डमी नोड हो गया, रूट नोड। अब देखो मैंने यहां कैसे रिप्रेजेंट किया, रवि, इंद्रपुरी और भोपाल। तो रवि, इंद्रपुरी और भोपाल यहां देखो तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करना चाह रहा हूं। एक मेरे पास जो कहना चाहिए स्टूडेंट ले लो आप, तो अगर आप नेटवर्क स्ट्रक्चर में स्टूडेंट लेते हो, या अगर मान लो कस्टमर ले लो, चलो कस्टमर ले लेते हैं। ठीक है, तो कस्टमर अगर आपने लिया तो कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर का नेम। तो देखो कस्टमर का नेम हो गया, कस्टमर का एड्रेस हो गया, तो कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस और आपके पास। ठीक है, और आप बोल दो कस्टमर की सिटी, तो सिटी। तो 3 फील्ड है, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और सिटी। तो देखो कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस और सिटी। तो रवि, इंद्रपुरी, भोपाल। ठीक है, फिर उज्जवल, एड्रेस है उसका BHEL और क्या कहते हैं सिटी है जबलपुर। फिर अनुज है, अनुज का एड्रेस है JK रोड और सिटी है अनूपपुर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया अकाउंट, एक दूसरा मैंने लिया अकाउंट, अकाउंट में ले लिया मैंने अकाउंट नंबर और अमाउंट। ठीक है, अकाउंट नंबर और मैंने दूसरा क्या ले लिया, अमाउंट। ये मैंने ले लिया अकाउंट नंबर और अमाउंट। ठीक है, तो समझते हैं। अब यहां देखो जो रवि है, इंद्रपुरी और भोपाल, उसका अकाउंट नंबर है 101A, अमाउंट है 5000। उज्जवल के पास दो अकाउंट है, एक है 102A और एक है 103A। एक में पैसे हैं 4030 और एक में है 9800। लेकिन अब इसको देखो उल्टा अगर अपन समझें तो 102A अकाउंट
और 103A अकाउंट उज्जवल को बिलोंग करता है तो किसी और को बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड पॉसिबल है, लेकिन एक चाइल्ड एक ही पेरेंट से बिलोंग करेगा, एक अकाउंट एक ही पेरेंट से बिलोंग करेगा, एक ही बंदे से बिलोंग करेगा। अब अनुज का अकाउंट नंबर है C2QR और इसके पास पैसे कितने पड़े हैं? 5400 पड़े हुए हैं। तो ऐसे बेटा हम हायरार्किकल मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? डेटा कैन बी रिट्रीव इजिली, लिंक्स के थ्रू, टेबल और स्ट्रक्चर के थ्रू। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना इजी है, जो भी आप चेंजेस पेरेंट में करोगे ऑटोमेटिकली चाइल्ड में हो जाएगा, तो इजी है। डेटा शेयरिंग को प्रमोट करता है। कंसेप्चुअली सिंपल है बिकॉज ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकते हो। एफिशिएंट कब है? 1 to n रिलेशनशिप के लिए एफिशिएंट है, ठीक है, ठीक है। अथॉरिटी मेंटेन करना इजी है। स्पेशलाइजेशन मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के थ्रू सुपर क्लास सब क्लास बनाना इजी है। तो हाई परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स भी क्लियरली दिखते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज पहला तो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को नहीं बता सकते आप, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आज नॉट सपोर्टेड। इफ द पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल आर अनरिलेटेड तो नया एंट्री आप ऐड नहीं कर पाओगे, दिक्कत होगी। तो इसमें पक्का है एंट्री तभी ऐड होगी जब उसका पेरेंट टेबल होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को आप नहीं बता सकते हो। रिडंडेंसी होती है क्योंकि एक पेरेंट की इंफॉर्मेशन को मल्टीपल चाइल्ड शेयर कर सकते हैं, तो बट ऑब्वियसली रिडंडेंसी है, मतलब रिपीटेशन हो रही है, एक ही इंफॉर्मेशन डिफरेंट चाइल्ड्स के पास ऑटोमेटिकली कॉपी हो जा रही है। स्ट्रक्चर में चेंज करना यहां भी दिक्कत है, सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नो डेटा मैनिपुलेशन और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज पॉसिबल, ठीक है, जब अगर आपके पास पेरेंट टेबल ही नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन में दिक्कत है, पेरेंट के थ्रू ही चाइल्ड को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर रिजिड है, ऑर्गेनाइजेशन डिसयूनाइटेड है। क्यों? क्योंकि हर पेरेंट अपने चाइल्ड से रिलेटेड है, लेकिन एक चाइल्ड दूसरे पेरेंट के चाइल्ड से लिंक नहीं हो पाएगा, ठीक है।